इस बरस बस्तर में कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। हम जानते हैं कि बस्तर पिछले 4 दशकों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हो रही मुठभेड़ का, उस हिंसक युद्ध का साक्षी है, जिसमें दोनों ही तरफ की जानें जाती हैं, बीच का आदिवासी पिसता है। इस तरफ लेके इस बरस अप्रत्याशित कुछ इसलिए है कि अब तक 70 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और अगर आप पिछले बरसों का आंकड़ा देखें, इमीडिएटली जो हमारे 4 बरस के आंकड़े मौजूद हैं, 2023 में 24, 2022 में 30, 2021 में 47 और 2020 में 36 नक्सली मारे गए थे। कथित नक्सली मैं कहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आर.के. साहब से समझूंगा। आर.के. साहब छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व डीजीपी हैं और बस्तर में और नक्सल ऑपरेशंस पर काम करने का उनका बहुत लंबा अनुभव है। उनकी आरंभिक पोस्टिंग बस्तर में हुई थी। बस्तर में एएसपी रहे थे। उसके बाद फिर वो आईजी बस्तर लौट के आए और फिर जब रायपुर पहुंचे तो एडीजी नक्सल ऑपरेशंस रहे लंबे समय तक। तो विस्तर, जैसा कि हम जानते हैं, कई सारी मुठभेड़ा होती हैं जो समय के साथ फर्जी मुठभेड़ साबित हो जाती हैं। पता चलता है कि वो नक्सली नहीं थे, आदिवासी थे। इन 71 या 75 जो जाने गई हैं, इनमें से प्रामाणिक नक्सली कितने हैं? देखिए प्रमाण तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ हमारे पास रहता है, काफ़ी डेटाबेस हमारे पास है, वो इनिशियल टाइम हुआ करता था। मुझे लगता है अगर आज से मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो डेटाबेस बहुत अच्छा हमारे पास नहीं हुआ करता था। हम आंध्र प्रदेश से कॉन्टैक्ट किया करते थे और उनसे जानकारी काफ़ी हमसे मिलती थी। लेकिन ग्रेजुअली हमने काफ़ी डेटाबेस बिल्डअप किया है और जो काडर सरेंडर करते हैं, उनसे पूछताछ होती है और डॉक्यूमेंट जो सीज़ करते हैं, उसका काफ़ी गहराई से अध्ययन किया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि कौन उनके काडर में, कौन उनके सीसी मेंबर्स हैं, कौन डीकेजेडसी जो स्टेट जो दंड कार्रवाई की बड़ी कमेटी है उसके सदस्य हैं। उसके बाद फिर देयर आर वेरियस डिविजन्स, आपको मालूम है उस डिविजन्स में कौन है कमेटी मेंबर्स हैं, नीचे एरिया कमेटीज हैं, एलओएस एलजीएस है, नीचे मिलिशिया है, यहाँ तक कि गांव की जो केएमएस या जनता सरकार है, डीकेएमएस है, मिलिशिया है, उनके भी नाम हमारे पास रहते हैं। तो ये इसीलिए उनसे हम पहचान करवाते हैं, उससे पता लगाते हैं कि जो मरने वाला उसके खिलाफ क्या एविडेंस था, वो क्या कौन सी भूमिका अदा कर रहा था। उसके अलावा जो सरेंडर कार्डर्स हैं उनसे उनकी पुष्टि होती है। तो ये कई एविडेंस हमारे पास, जिससे हम पुष्टि करते हैं कि यस, जो जो मुठभेड़ में मारा गया वो माओवादी था, उसकी भूमिका उसके अंदर क्या थी। तो आपने जो इतना लंबा चौड़ा ये पूरा विस्तार से बताया हमें कि कितने तरीके के माओवादी हो सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे केसेस में इनमें से कोई भी कैटेगरी, कोई भी श्रेणी उन पर फिट नहीं बैठती है, जो अंततः जब उनकी पहचान साबित होती है। तो मैं फिर से अपने उसी पॉइंटेड प्रश्न पर आऊंगा कि ये जो हताहत हुए हैं इस बरस, उनमें से आपके अनुसार या आपके प्रमाणों के अनुसार कितने लोग माओवादी हैं? क्योंकि 1 या 2 या 3 के तो कम से कम हमारे पास अभी भी प्रमाण आ रहे हैं कि शायद वो नक्सली नहीं थे। देखिए ये मुठभेड़ जो हुई है ये बिल्कुल जंगली एरिया में है। जो ये छोटे बेटिया एरिया है उसके आगे कोटरी नदी है, तो छोटे बेटिया के भी 13-15 किलोमीटर अंदर इलाके में हुई है। और जो हमारे कमांडर्स हैं उनसे जो बातचीत हुई है कि किस प्रकार से, रादर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो पहली फायरिंग हुई माओवादियों से ऐसी हुई कि वो हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे बीएसएफ के, उनको गोली लगी, जवान को गोली लगी है। उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हुई है। तो जो भी उस समय थे वहां पर, तो वो मुठभेड़ उनसे हुई है। और ये मुठभेड़ में करने से पहले इस प्रकार से वन टू वन पहचान करना, तो आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। अगर सामने कोई हथियार से लड़ रहा है तो आपको हथियार से जवाब तो देना पड़ता है, और ये समय की बात है। अभी इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे धीरे धीरे। इसके अंदर जैसे मालूम लगा आपको कि कुछ इसमें डिविजनल कमेटी मेंबर थे, कुछ एरिया कमेटी के, कुछ और पार्टी मेंबर्स, कुछ के नाम सामने आने लगे हैं। बहुत जल्दी ये खुलासा हो जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रियल जांच होती है, उसमें और जो अगर कोई डाउट रहता है तो वो क्लियर होता है। जैसा आपने कहा, जो शंका शंका रहती है, कभी कभी क्रॉस फायर में कोई दूसरा आदमी बीच में आ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इस बात का। आपको याद होगा कि जब नक्सली पहली बार महासमुंद में आए थे, नया डिवीजन बनने वाला था, बीपीएम बलांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन जब बनने वाला था, तब नक्सली जब पहली बार उस इलाके में आ रहे थे, वहां एक मुठभेड़ हुई थी और वहां एक गांव वाला उसके अंदर मारा गया था। वो पुलिस पहचानने को, फायरिंग चल रही थी और उसने छिपने की कोशिश की और वो मुठभेड़ में मारा गया। उसकी बकायदा मजिस्ट्रियल जांच हुई, उसमें पाया गया कि क्रॉस फायर में
उसकी डेथ हुई है। उसके बाद जो भी उसके परिवार का रिहेबिलिटेशन था, चाहे उनको नौकरी देने का था, कॉम्पेंसेशन देने का, तो ऐसे कई, ये तो मुझे एक अभी ताज़ा उदाहरण याद आया। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं, अगर कोई क्रॉस फायर में भी मारा जाता है, तो वो उस प्रकार से आगे उसकी कार्रवाई जो भी नियम है, उसके तहत उनको रिहेबिलिट किया जाता है। मुठभेड़ों में इतनी तेजी आई है, उसकी वजह क्या है? ऐसा कैसे है कि सिक्योरिटी फोर्स इतनी गति से अपने ऑपरेशन कर पा रही है? देखिए, मैं मोटे तौर पे अभी इसको 2-3 कारण मुझे नज़र आते हैं इसके। जो प्राथमिक कारण मुझे लगता है, वो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल विल है जो फाइट करने की, मुझे लगता है कहीं वो अभी वो सामने आई है ज़्यादा। और वो इसलिए आई है कि शायद सेंटर और स्टेट दोनों जो है वो सेम पेज पर हैं कि नक्सलाइट के विरुद्ध जो है वो आक्रामक होना है, और एक 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 टारगेट को लेकर कि इनको जो भी एलिमिनेशन करें, खात्मा करें, वो एक टारगेट है। कितनी दूर है वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक सेम पेज पे गवर्नमेंट्स, दो गवर्नमेंट्स का होना कि ये लड़ाई हमको लड़नी है, तो वो जो पॉलिटिकल विल है, वो मुझे लगता है वो किसी भी ऐसी ऐसी इतनी बड़ी उसमें वो बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी मिशन में। तो वो विल पावर बड़ी सामने दिख रही है, चाहे आपने स्टेटमेंट्स देखी हो, चाहे वो एक्शन में देखा हो। तो दिस इज़ नंबर 1 आई वुड से। दूसरा मुझे लगता है, आपने देखा होगा कि जो पिछले 5 साल थे, उसके अंदर हालाँकि 70 प्लस सिक्योरिटी कैंप्स एस्टेब्लिश हुए। कई कैंप्स थे जो आगे को एस्टेब्लिश हुए, कुछ पीछे भी हुए। अर्थात 5 बटालियन कुछ नई आई थी, वो 5 साल में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ, थोड़ा समय लगा उसके अंदर। लेकिन कुछ फॉरवर्ड भी बेसिस थे, और कुछ उसके अंदर जो बैकवर्ड, जहाँ उनको लगता था कि पुलिस को, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ। अभी जो डिप्लॉयमेंट मुझे लगता है 20 प्लस नए कैंप्स अभी एस्टेब्लिश हुए हैं, वो सारे आगे स्ट्रेटेजिक पोज़ीशंस पे हुए हैं। आपने देखा होगा एक बहुत चाहे साइकोलॉजिकल विन कहें, वो बाकी, क्योंकि पहला कदम वही रहता है इस मामले में। पुवर्ती आपको मालूम होगा कि हिडमा है वहाँ का, वो अब नोन फिगर हो गया वहाँ पर बटालियन को। पोवर्ती थोड़ा रोक कर बता देता हूँ। पोवर्ती सुकमा जिले के घनघोर भीषण जंगलों में है। थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों के लिए पोवर्ती जी, कहाँ है, उसकी जी। लोकेशन बिल्कुल, समझाइए जी। पुवर्ती पुवर्ती सुकमा के इलाके में है, जगरगुंडा थाना है, उसके क्षेत्र अधिकार में आता है, और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से कई माओवादी हैं, और उसमें बटालियन 1 है माओवादियों की, जो करीब 150 से 200 के बीच में वेरी करता है फिगर। जब शुरुआत हुई तो 180 उसमें सदस्य थे। तो वो उसको लीड करता था कुछ समय पहले तक। अभी वो बटालियन का इंचार्ज है, और साउथ ब्यूरो का भी इंचार्ज है। मतलब उसका ओहदा, ऐसा सुनने में आया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं शायद, कि उसको भी सीसी मेंबर का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी काम वो दंडकारण्य के सदर्न पार्ट में ही करता है। तो उसके गांव में सिक्योरिटी कैंप्स का एस्टेब्लिश होना, ये मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल विन थी। इसी प्रकार से सुकमा में तरेम के आगे एक एनकाउंटर हुआ था 2 या ढाई साल पहले, जहां हमारे जवान भी शहीद हुए थे। वहां पे कैंप टहकवाड़ा आई थिंक, वहाँ पर भी कैंप लगा है, और कई ऐसे कैंप्स, अब जितने भी कैंप्स एस्टेब्लिश हुए हैं 20 प्लस इस इलाके में, वो फॉरवर्ड बेसिस में हुए हैं। अर्थात अ, जो उनका मूवमेंट, जो उनका मिलिट्री फॉर्मेशंस का मूवमेंट है, वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। जिस मोबाइल वॉर की माओवादी बात करते थे, वो मोबाइल वॉर का अगर वो एरिया कम होता है, तो कहीं न कहीं वो पुलिस का अपर हैंड होना, पुलिस की जीत होना, उनकी कहीं न कहीं उनका पिछड़ना उसके अंदर सम्मिलित है। जिसको वो गुरिल्ला गुरिल्ला बेस एरियाज़ बोलते हैं, वो एरिया उनका रिस्ट्रिक्ट होना। मतलब मुझे लगता है वो समय दूर नहीं होना चाहिए, अगर अगर कुछ समय तक इस प्रकार की फॉरवर्ड बेसिस और चले, और हम सुकमा का और बीजापुर का जो सदर्न पार्ट है, अगर उन दोनों में हम बीच में कैंप्स लगा के एक ब्रेक लगा दें दोनों के अंदर, अर्थात मूवमेंट जो है नक्सल फॉर्मेशंस का, आप तो उस एरिया से वाकिफ हैं आशुतोष, जो जगरगुंडा का एरिया है, जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें हम लगातार अगर बीच के एरिया में कैंप्स लगा के ये मूवमेंट बटालियन का तोड़ते हैं, तो बटालियंस जो हैं वो कंपनीज में उनको फॉर्म करनी पड़ेंगी, इससे पहले और छोटी फॉर्मेशन हो। अर्थात जो लड़ाई है फोर्सेस की, अगर छोटी फॉर्मेशन हैं तो उतनी ही वो आसान हो जाती है, क्योंकि कई बड़ी मुठभेड़ें देखी हैं जिसमें उनकी बटालियंस की फॉर्मेशन से, उसके अलावा उनके प्लेटून और जो दूसरे फॉर्मेशन है, वो सारे मिलकर 250 से 300 400 तक उनके रिकॉर्ड बोलते हैं, उनके सरेंडर कार्डर बोलते हैं कि यस, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सम्मिलित थी। तो कहीं ना कहीं अगर गुरिल्ला बेस एरिया को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, मुझे उनके मिलिट्री फॉर्मेशंस को कम करना है, तो ये जो ट्रेंड अभी फॉरवर्ड बेसिस बनाने का है, मुझे लगता है वो लगातार जारी करना पड़ेगा। तो ये अभी जो ट्रेंड है आगे बढ़ने का, ये मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेंड है। ये दूसरा फैक्टर हो सकता है, हालांकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ,
हालाँकि फिर इस समय में भी अगर 20 पोस्ट नई खुली हैं फॉरवर्ड बेसिस में, तो एक अच्छा संदेश जाता है जिसको आगे जारी करना हो। ये 2 नंबर का मुझे पॉइंट लगता है, सेकंड पॉइंट, जो अभी पिछले दिनों में हुआ है। थर्ड मैं बताना चाहूँगा, जब मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अगर स्टेट और सेंटर सेम पेज पे रहती हैं, तो कहीं न कहीं जो कोऑर्डिनेशन फोर्सेस का रहता है, वो आगे बढ़ने में चाहे रिलक्टेंस हो, कभी-कभी देखा गया था पहले भी कि आगे बढ़ने में रिलक्टेंस रहता है। पुलिस के बाद जो स्टेट की फोर्सेस हैं, वो अपनी फोर्स स्टेट की फोर्सेस कुछ लिमिटेड रहती हैं, बहुत जल्दी हम स्टेट की फोर्सेस को भर्ती करके तैयार करना नहीं हो पाता। हालाँकि पिछले 5 साल में जो जो फाइटर्स हैं, बस्तर फाइटर्स की फोर्स एक नई बनी है, और जिन जिलों में कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कम था, उसकी संख्या बढ़ी है। तो पुलिस अधीक्षक के हाथ में, एसपी के हाथ में अब ज़्यादा फोर्स है, ताकि वो ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली लीड कर सके। उसको उसको एसटीएफ पर, सेंटर जो स्टेट पर या दूसरी फोर्सेस पर डिपेंडेंस जो उसकी थी, वो थोड़ी कम हुई है। अर्थात हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो सेंट्रल फोर्सेस को लेकर चले। स्टेट फोर्सेस को कई बार बड़ी क्विक मूवमेंट करना पड़ता है। तो उसकी जो जो कैपेसिटी है, मुझे लगता है, जो मूवमेंट पुलिस के अधिकारियों के हाथ में, जो स्टेट के पुलिस अधिकारियों के हाथ में आई है, वो भी कुछ हद तक बढ़ी है। तो अभी जब स्टेट और सेंटर सेम पेज पर हैं, और अगर आगे बढ़ने का ऐसा निर्णय लिया जाता है दोनों द्वारा मिलकर, तो वो मुझे लगता है आगे बढ़ने में, कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करने में और जॉइंट ऑपरेशंस में वो आसानी होती है। तो ये मुझे लगा कि अभी, हालाँकि देखिए अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेन कारण जो अभी लगते हैं, जो चेंज आया है, वो इसके कारण है। जब स्टेट की विल दिखती है, सेंटर की विल दिखती है, तो फोर्सेस में थोड़ा उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। मैं यहाँ 2 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूँगा। आपने लगातार कहा कि स्टेट और सेंटर सेम पेज पर हैं, आपने कहा दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। गौर कीजिए, 2014 से लेकर 2018 नवंबर तक लगभग साढ़े 4 साल छत्तीसगढ़ में और केंद्र में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो उस समय ये विल या सेम पेज वाला आर्गुमेंट हम क्यों नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली बात अभी हो रही थी अभी के समय की, इसीलिए मैंने पुराना बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं आशुतोष। हाँ, अभी बात हो रही थी, आपने बात की थी कि अभी अचानक बढ़ा, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। पुराना इतिहास देखेंगे तो मैं केवल 2014-18 की बात नहीं करूँगा, मैं 2006 से सामने देख रहा हूँ। मैं 6 से लेके बाकायदा आपको 23 तक डेवलपमेंट्स पूरी बता सकता हूँ, कि देखिए क्या हुआ कि एक दौर था 2006 जब सलवा जुडूम हुआ, उसके बाद नक्सलियों में जो तो भर्ती बढ़ने की जो चांसेस, उनका स्कोप बढ़ा, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, उनकी भर्ती काफ़ी बढ़ी। और उसके बाद उनके फॉर्मेशंस लगातार बढ़े, कुछ बड़ी घटनाएँ हुई। पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में हमेशा थोड़ा समय लगता है। चाहे वो बैरक्स बनाने का हो, चाहे हथियारों का अपग्रेडेशन हो, चाहे सर्विलेंस के इक्विपमेंट हो, चाहे आईडी डिटेक्शन के इक्विपमेंट हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगते हैं पुलिस की भर्ती का। आप ये मत भूलिए कि जब स्टेट बना था, तो उस समय हमारी फ़ोर्स 20,000 थी लगभग, 21,000 समथिंग टोटल थी। आज 75,000 फ़ोर्स है। तो ये फ़ोर्स का रिक्रूटमेंट, फ़ोर्स को ट्रेनिंग देना, हमारी कैपेसिटी अपनी लिमिटेड होने के बावजूद भी इधर-उधर भेजकर, कभी आर्मी से ट्रेनिंग कराना, कभी ग्रे हाउंड्स में भेजना, कभी सेंटर की फोर्सेस के साथ भेजकर इनको ट्रेनिंग दिलाना, उनके रिफ्रेशर्स कोर्सेज कराना, अपने नर्सिंग नर्सिंग के कोर्सेज, नर्सिंग एपीसी हमने भर्ती किए, ताकि जवान को अगर गोली लगती है तो हम उनका इलाज कर पाएँ। हमने उनसे, आपको याद हो धर्मा पेंटा का, एक बार हमने एक आपके ही पेपर में, उस समय आप थे इंडियन एक्सप्रेस में, लिखा क्या, दिस हैपेंड इन धर्मा पेंटा। तो वो कैसे हमने गाँव वालों के जाके जख्म लगाए थे, जो बीमार थे, इलाज किए थे, और कैसे लोगों ने वहाँ पर अपनी जंतर असगार को, लोगों को सरेंडर किया था, और पुलिस पे फायरिंग जो लगातार 3 दिन हुई, चौथे दिन वो रुक गई थी। तो प्रयास जो है पुलिस के कई रहे, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में, पुलिस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ने में समय लगा। नक्सली एक समय तक अपनी अपनी बढ़ोतरी करते रहे संख्या में करते रहे, हथियार उनके पास आते रहे समहाउ, चाहे वो पुलिस से लूटे या खुद बनाए। तो वो उनकी एक स्ट्रेंथ बढ़ती रही। लेकिन 2010, मैं 10 और 12 को एक लाइन लेता हूँ कि 10-12 के बीच में वो रुक गई उनकी ग्रोथ, और उसके बाद लगातार अगर बात करेंगे तो उनकी डिक्लाइन हुआ है। माओवादी कम मारी गए, ज़्यादा मारी गए, ये कभी-कभी एनकाउंटर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, वो अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, वो फोर्सेस ने रिस्ट्रिक्ट की, और वो फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब मिली-जुली, यही समय था शुरुआत का, मुझे याद है, सरेंडर पॉलिसी भी हमारे सामने आई है। थानों का जो सुदृढ़ीकरण है, फोर्टिफिकेशन है, वो भी हमारे सामने आया है। कितनी सर चीज़ें हम हैं। प्रश्न से भटक रहे हैं हम। मेरा प्रश्न नहीं, ये था कि मैं भटक नहीं वो रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस समय भी कोऑपरेशन अच्छा था, लेकिन उस समय पुलिस पुलिस की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी, वो अभी उस समय ग्रोइंग स्टेज में थी। मतलब ऐसा नहीं था, तो थोड़ा अंतर हमेशा समय के साथ आता है, समय के साथ चीज़ें सुधरती भी हैं।
तो मुझे लगता है तो ये दौर आना था, एक समय था और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी मुझे लगता है समय अभी तो और है। ख़ैर आपको लगता है कि पिछले 3 महीनों में अचानक से जब दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हो गई हैं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। ख़ैर ठीक है। एक और बात, आपने कहा कि एसपी के पास अधिक फ़ोर्स है, हाँ? अधिक पावर है। हम भी जानते हैं कि एसपी के पास जो फ़ोर्स आई है, वो डीआरजी के जवानों की है, डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व बल के, ज जिसमें के अधिकांश सरेंडर्ड नक्सली हैं। और इस पर हम सभी लोग लिखते रहे हैं कि यह कौन-सी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, पुनर्वास नीति है, जो कि एक आत्मसमर्पित नक्सली को सुरक्षा, घर, शांति देने के नाम पर उसे एक नई सिरे से हथियार पकड़ाकर फिर से उसे फ्रंट पर धकेल देती है। तो डीआरजी को आप अगर सक्सेस की तरह देखते हैं एक दृष्टिकोण से, लेकिन वही दूसरा सिर्फ उसको पलटेंगे अगर आप संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे, तो डीआरजी पर भयानक प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 20 एक वर्षों में जितने सरेंडर हुए हैं, उनमें से कितने आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास नीति के तहत हो पाया है, जो कि आपकी अपनी नीति है? देखिए देखिए समय के साथ चीज़ें बदली हैं आशुतोष। ये एक शुरू का दौर था जब सल्वा जुर्म स्टार्ट हुआ था, जब अटैक हुए थे, तो कुछ लोग उस समय स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाए गए थे, राइट? आप शायद उसी की ओर मेरा ध्यान पहले उसी मैं में डी रखा है। मैं डीआरजी की बात कर रहा हूँ। डीआरजी में आप जानते हैं कि मैं आपको जी। करेक्ट भी करना चाहूँगा ना कि डीआरजी में सभी सरेंडर कार्डर हैं। आई नीड टू करेक्ट दैट आल्सो। वो भी आप गलत सोच रहे हैं कि सभी वही लोग हैं उसके अंदर। ऐसी मैं आपको संख्या ये बता बहुत। रहा हूँ कि आत्मसमर्पित नक्सली का लगभग 90% पुलिस में आ जाता है। ये सही है कि नहीं है? आप ये मुझे बताएँ, आत्मसमर्पित नक्सलियों का कितना प्रतिशत पुलिस में आता है, कितना अन्य जगहों पर जाता है? देखिए, अब आंकड़ों में आप मेरे ख्याल से मत फँसिए आशुतोष। मैं इतना बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे काडर हैं, जो छोटे काडर हैं, जो मिलिशिया के हैं, जो केएमएस, डीकेएमएस के सदस्य हैं, जो अपने गाँव में रहना पसंद करते हैं और ऐसे मैं बहुत सारी आपको लिस्ट पकड़ा सकता हूँ, जो वापिस गाँव में चले गए चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जिनको एक प्रोत्साहन राशि हमारे यहाँ बोली जाती है, नीति में प्रावधान है, 10-20 हज़ार रुपए का उनको दिया जाता है, सरेंडर होने का, तो वो उसके बाद वापिस चले आए। वो उस टाइप के काडर नहीं है, जो सेंटर और स्टेट की दोनों की नीति में, आप सेंटर को अलग भी मत, स्टेट को अलग भी मत करिए, दोनों को पॉलिसी में छोटे काडर और बड़े काडर के रिहेबिलिटेशन की राशि का भी उल्लेख है, उनके केसेस को सिंपैथेटिकली कंसीडर करने का उल्लेख है, अगर पॉलिसी देखेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके केसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, ये क्या हुआ। कई ऐसे रहते हैं नक्सली जिनके नाम नहीं भी रहते, कुछ रहते हैं जिनके नाम भी रहते हैं, तो वो केसेस को सिंपैथेटिकली कंसीडर करने वाला वो नीति है, तो वो उसके तहत उनकी कार्रवाई चलती है, जिस भी स्पीड पे चलती हो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि डीआरजी एक सैंक्शन बल है। डीआरजी हमने सैंक्शन करवाया, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बस्तर के, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया। उसके विरुद्ध जवानों को भर्ती करने का जवानों को भर्ती किया जाता है। ऐसे चुनिंदा कुछ हैं जो रिहेबिलिटेशन में जिनको सिपाही बनाया गया, वो भी पॉलिसी के तहत है। वो पॉलिसी चैलेंज होकर अभी तक निरस्त किसी ने नहीं की है, क्योंकि वो पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ त्रुटियां हैं। आप छत्तीसगढ़ के अलावा मुझे लगता है आपको थोड़ा आंध्र प्रदेश की तरफ ध्यान देना चाहिए, जहां पर सीसी मेंबर्स, डीकेसीसी मेंबर, जो बड़े बड़े मेंबर जाकर आपको याद हो तो मैंने शायद आपके पेपर में एक बड़ा लंबा लेख लिखा था, जिसमें लिखा था कि शायद जो पॉलिसी है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरह काम करती है। मेरा ऐसा मानना है, इसमें आप थोड़ा डिफरेंशिएट करिए, सिद्धांतिक रूप से भी देखिए। अगर कोई माओवादी 30-35 साल अंदर काम करके, अर्थात जवानों को स्टेट को एनिमी मानते हुए जवानों की हत्याएं करके वापिस जाता है, उसको शायद इतना अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उसने अपना पूरा जीवन बुढ़ापा आने तक उसने यही काम किया, ही वाज थ्रू आउट एक्टिव, राइट। लेकिन अगर कोई 10 साल, 5 साल, 4 साल कम समय में अवधि में रहकर उसको समझ आता है कि यस, दिस इज नॉट द राइट पाथ, ऐसे बहुत आप क्या है कि सरेंडर कार्डर्स के, अगर आप सरेंडर करने के कारण अगर आप समझने लगेंगे, तो मुझे लगता है जो शोध एक्चुअल होता है वहां तक आप पहुंच पाएंगे कि यस, वहां उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो कई बार जरूरी ऐसा नहीं होता कि कई ऐसे कारण बन जाते हैं कि उनको जेल में डालने के, तत्काल जेल में डालने से कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। उनका रिहेबिलिटेशन जैसा वो चाहते हैं, जो वापस जाना चाहते हैं, उनको पुलिस जबरदस्ती कभी अपने पास नहीं रखती,
क्योंकि उनको रखना खतरा भी हो सकता है। ऐसा 1-2 बारी कभी-कभी सस्पिशन में ऐसा कुछ हुआ भी है, 1-2 बार भागे भी हैं लोग, हथियार लेके भी भागे हैं बहुत पुराने समय में। लेकिन उसको बहुत सोच समझ कर, उसका बहुत अच्छे से देख कर कि उसका मन, माइंड एंड हार्ट जो बोलते हैं दोनों चेंज होना, उसका काफ़ी देखा जाता है और कैसी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, कितनी मैच्योर इन्फॉर्मेशन दी है, वो काम करने लायक है कि नहीं है। वो सब फैक्टर्स को देख के हमेशा सरेंडर पॉलिसी में कुछ ना पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट्स एनालिसिस के लिए हमेशा बने रहेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक जी, बात मैं कह दूँगा जिसका जवाब नहीं आया है, जो प्रश्न जी। मैंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में पिछले 20 बरस में कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? 1 और उनमें से कितने ऐसे नक्सली हैं जो पुलिस के अलावा अन्य जगहों पर उनको नौकरियां मिली है, पुनर्वास हुआ है? इसको हम इस आंकड़े को, मेरे पास जो आंकड़ा है वो ये कहता है 90% पुलिस या पुलिस से संबंधित कार्यों में गए हैं। कि पिछले चुनाव जब हुए हैं राज्य में, तो हमारी बस्तर की सिक्योरिटी फोर्स बड़ी सतर्क होकर चुनाव कराने पर उनका ध्यान होता था। हाँ, चुनाव शांतिपूर्ण मतदान हो जाए। हम जानते हैं कि पिछले ही बरस असेंबली चुनावों में शायद 2 या 3 जवानों की मृत्यु हुई। उससे पहले भी नक्सलियों ने काफ़ी हमले किए हैं। इस बरस ऐसा क्या हो रहा है कि बीच चुनावों के दरमियान हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करने के लिए हमारी फोर्स निकल रही है। कल कांकेर में 14 या 15 किलोमीटर अंदर चलकर गई है परसों। उससे पहले बीजापुर में कुछ एक दिन पहले हमने देखा 13 कथित नक्सलियों की मुठभेड़ में मृत्यु हुई है। तो घटनाक्रम कैसे परिवर्तित हुआ है आखिर ये? देखिए इलेक्शंस ये बात सही है कि इलेक्शंस डिसरप्ट करने के लिए माओवादियों ने पहले भी कोशिश की है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बाकायदा स्पाइक्स भी काफ़ी खोदे। लेकिन क्या हुआ है कि समय के साथ जो देखिए स्पाइक्स खोदने का जो काम वो देते हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा उसको आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। स्पाइक्स खोदने का काम वो जनरली मिलिशिया को देते हैं। वो जनता सरकार के एरिया में ज़्यादा होता है। जहाँ पर उनके विलेज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम करती हैं, जहाँ वो एक्टिवली अदरवाइज़ अदरवाइज़ 45,000 संख्या में स्पाइक्स नहीं लगाए जाते। तो ये पहले इलेक्शंस में हुआ था, अभी अभी थोड़ा कम हुआ है। अर्थात जो जनता सरकारें हैं इनकी, वो कहीं न कहीं हुई कमज़ोर है। जहाँ फोर्सेस जब आगे बढ़ती हैं, चाहे आप वर्ती का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, उससे पहले भी किस्टाराम के ऊपर भी जहाँ आगे बढ़े या कट्टे कल्याण, मलांगीर एरिया में पोटाली हो या तरेम से आगे, सरकगुड़ा से आगे तरेम में बढ़े, ये सारे उनके जनता सरकार के इलाके हुआ करते थे जो कमजोर हुई। तो जनता सरकार अर्थात लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते जब उनका संगठन लोकल टूटता है। तो लोकल संगठन का टूटना बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, पटाखा छोड़ देना, ये पता लग जाना कि विलेज में आ रहे हैं। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो नेचुरली उनका जो 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 लोगों का नेटवर्क है वो उनका बना रहता है। तो ये नेटवर्क धीरे धीरे नई पोस्ट बनने से कम वो नेटवर्क तोड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि एमएमसी एरिया जो रायनंदगांव बालाघाट का इलाका है जहाँ नया जोन बना है, वहां पर भी कैसे उनकी 3 आरपीसी तीनों कैसे तोड़ने में पुलिस ने काम किया, वो कमजोर हो गई। हाँ, उनकी विलेज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कम होती है, उनका इंटेलिजेंस भी थोड़ा कम होता है। तो एक तो ये आगे बढ़ने से जो विलेज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो कमजोर होता है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, राइट। दूसरा ये है कि जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम होता है, धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी सुधरती है। आपको पता होगा पहले बीच में टावर से एस्टेब्लिश हुए, टावर से थोड़ा बातचीत करने से टेक्निकल जो एडवांसमेंट हुई उससे थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमने स्ट्रेटजिक ड्रोन का इस्तेमाल किया, हमने खरीदा। उसके बाद अभी जो टैक्टिकल कुछ ड्रोन्स खरीदे गए हैं, टैक्टिकल ड्रोन्स मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल में ये अंतर है कि स्ट्रेटजिक जो है, वो जनरली सर्विलेंस करके, एरिया करके स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प करता है। टैक्टिकल जो छोटे ड्रोन्स होते हैं वो जब आप ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आसपास माओवादी एम्बुश तो नहीं किए हुए, जिस एरिया में हम जा रहे हैं या दूसरे की टोल लेना नजदीक के एरिया में, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ये हालांकि आईडी डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, वही इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन जो सर्विलांस है उसके अंदर थोड़ा सा बेहतरी हुई। तो पिछले इलेक्शन में मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि बीजापुर का मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, एक एक पोलिंग बूथ को उनकी बटालियन ने घेरा था बकायदा, लेकिन पुलिस को अपना इंटेलिजेंस था, तो वहां पर जो पुलिस की सतर्कता थी, बकायदा वहां लड़ाई हुई और फायरिंग हुई और वो उनको पीछे हटना पड़ा। मतलब पुलिस का टाइमली जो रिस्पॉन्स है, जब पता लग जाए इतनी प्रेजेंस है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इंट कलेक्शन
उस पे रिस्पॉन्स, तो मुझे लगता है ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सब के साथ सुधरता है। जब शुरू में 2006, 7, 8, 9, 10 हज़ार तक का जो दौर था, तब हमारे पास हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे। हमको हमको ऑनरेबल सीएम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और वो अपना हेलीकॉप्टर हमको भेजते थे अगर किसी को रेस्क्यू करना होता था। आज हमारे पास बीएसएफ के और आर्मी के कितने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मिलकर जो चीज़ों को आगे चलाती हैं। हाँ, प्लीज़ कैरी ऑन, आप बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं अब एक प्रमुख प्रश्न पर आना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है कि सरकार का जो लक्ष्य है उसमें वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कैंप स्थापित करने की प्रक्रिया में जो जंगल उजाड़ा जा रहा है, आदिवासी की ज़मीन जो ली जा रही है, आदिवासी के भीतर जो आक्रोश और असहमति और जो अनरेस्ट बढ़ रहा है, जिसको हमने सिलगिर में देखा था, आपको याद है वो सिलगिर आंदोलन, जो सिर्फ़ एक कैंप के विरोध में जन्मा था और उसने वो पूरा बस्तर व्यापी आंदोलन हो गया था वो कुछ ही महीनों में। क्या प्रशासन के पास उस आदिवासी की पीड़ा को समझने का, सुनने का सुनने कोई समय है, जिसकी ज़मीन पर हम कैंप बना रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि जो सिलगेर में जो प्रोटेस्ट था, वो गाँव वालों का नहीं था, वो माओवादियों का था। ये इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि ये जो सपोर्ट है पीछे, ये कौन चाहता है विद्रोह करना, कौन चाहता है कि यहाँ पर कैंप एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो। अरे मुझे तो याद है जब हमने बुर्का, हम बहुत पहले जब हम जगरगुंडा की रोड को खोल रहे थे और बीच में मैं उस दौरान में आईजी था आशुतोष, जब दोरनापाल से जाते थे तो पहली लोकेशन हमारी चिंता गुफा होती थी, दूसरी होती थी चिंतलनार और तीसरा जगरगुंडा। आज 11-12 कैंप हैं वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे अभी अचानक याद आया, टेटरई लोकेशन होती थी। लोगों ने बोला कि हमको यहाँ पर कैंप चाहिए, कृपया आकर बैठ जाइए यहाँ पर। देखिए, जब हम मिनपा में हमने टेम्परेरी कैंप लगाया तो मिनपा में आस-पास में घर थे, तो उन्होंने बोला था अब हम छोड़ के मत जाइएगा हमको। आपको लगेगा कि ये मैं पुलिस की तरफ हूँ, तो शायद ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन लोग जो हैं भी एक तरफ से कहीं न कहीं त्रस्त हो चुके हैं, मैं आपको ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माओवादी ही कैंप का विरोध करते हैं, गाँव वाले नहीं करते हैं। गाँव वाले, जैसा आपने बोला शुरू में ज़मीन का, ऐसा हो सकता है किसी की ज़मीन ली हो, वो सहमति ना बनी हो या सरकार देने में थोड़ा-सा हमने विलंब हो गया, मेरे पास उसका डेटा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो जो ज़मीन खाली पड़ी होती है, किसी की खेती-बाड़ी बंद करके कैंप बनाए होंगे, ऐसा कोई उदाहरण मुझे नज़र नहीं आता है। जो खाली ज़मीन पड़ी होती है, वहीं पर ही कैंप बनाया जाता है और सहमति से बनाया जाता है। ये तो उसके बाद में माओवादी सबको इकट्ठा करके विरोध करते हैं। मैं बीज पंडुम की भी बात कर सकता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले फिर से बीजापुर में था अभी, जब मैं बात कर रहा था, और वो माओवादी जो उस घटना में सम्मिलित थे, उनका ब्यौरा भी मेरे पास है कि बीज पंडुम था या नहीं था उस समय जब एक बार फायरिंग हुई थी, जो विवादित हुई थी। चलिए उसकी आप बात हम अपने 2012 के उसकी बात अभी हम नहीं करते, उसमें फिर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यस, जितने भी कैंप्स खुलते हैं, कैंप्स में कोशिश की जाती है कि गाँव वालों को परेशान ना किया जाए और उनकी ज़मीन जो है वो उनकी खेती-बाड़ी में कोई असर ना हो। ये इंश्योर ये पुलिस भी करती है। पुलिस को भी कोई शौक नहीं कि हम ग्रामीणों को नाराज़ करके ऐसी जगह पर कैंप खोलें। और अगर ऐसा होता है, कहीं ज़रूरी लेना होता है, तो उसको बाकायदा पड़ोस की दूसरी ज़मीन जो है, उसको दी जाती है। तो इसीलिए अब मेरे पास क्योंकि आंकड़ा नहीं है इसका, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये निश्चित है, आपको याद होगा पोटाली नहीं, कांकेर का मलांगीर एरिया का एक कैंप है, जहाँ जैसे आपने सिलगेर का उदाहरण दिया, वहाँ पर 3-4 महीने तक विरोध चला उसका। आज वहाँ पर पीडीएस की शॉप है, वहाँ आज पर मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर 45% या 50% वहाँ पर पोलिंग हुई है, वो 0.1% का जो मैं बता रहा था। वहाँ की लाइफ का, वहाँ सड़क पहुँची है, वहाँ का आप बदलाव देखिए और लोगों से पूछिए। 1% भी लोग आपको उस गाँव के नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे कि यहाँ आने से उनको कोई परेशानी हुई है। तो ये जो माओवादी निश्चित है, जब माओवादियों की एरिया में हम घुस रहे हैं और उनके एरिया में जाकर हम उनका एरिया तो मैं क्या कहूँगा, उनके प्रभाव का एरिया कहूँगा कि जहाँ उनका काफ़ी समय तक प्रभाव रहा है। तो उस एरिया में जाएँगे जहाँ वो बेस एरिया के ड्रीम्स ले रहे हैं, तो निश्चित ही कष्ट तो होगा आशुतोष। तो इसीलिए वो कष्ट उसका कैसे निकालेंगे, वो गाँव वालों को इकट्ठा करेंगे। गाँव वालों में चाहे वो जनता सरकार के रूप में उनको उन्होंने गोलबंद किया हुआ है, किसी भी फॉर्मेशन में गोलबंद किया हुआ है, वो उनकी मजबूरी है। मात्र उनकी मजबूरी है कि जाकर पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट कैंप्स का विरोध करें। की ओर ध्यान दिलाकर आपने चूंकि बीजापुर के उस बीज पंडुम उस उत्सव का जिक्र किया, जी। तो भी हुआ ये था कि चूंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा जो सुन रहे हैं देख रहे हैं इसे, कि आज से 10 एक बरस पहले
सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ की जॉइंट फोर्सेस ने आदिवासियों के एक समूह पर गोली चलाई थी और ये कहा था कि जो 17 लोग मारे गए हैं वे सभी के सभी नक्सली हैं। उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने नाम लेकर कहा था कि ये नक्सली हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उस समय इसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सली एनकाउंटर घोषित किया था। मैं संयोग से उन गिने चुने 2 या 3 पत्रकारों में था उस समय जो कि स्पॉट पहुंचा था और मैंने लगातार रिपोर्टिंग करके बताया था कि इनमें से कोई भी नक्सली नहीं है। मेरी लगातार बाईलाइन आई थी और उसके आधार पर आपको याद होगा विस्तार बहुत अच्छे से, हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था और 2 या 3 साल पहले उन जज साहब की रिपोर्ट आ चुकी है, सदन छत्तीसगढ़ के सदन पर रखी जा चुकी है कि इनमें से कोई भी नक्सली नहीं था, निर्दोष आदिवासियों पर गोली चलाई गई थी। क्योंकि ये रिपोर्ट आ चुकी है, जांचें हो चुकी है, मैं उस मामले पे टिप्पणी करना भी नहीं चाह रहा था। मैंने केवल बीज पंडूम की बात की थी। वो इसीलिए की थी कि उस घटना में सम्मिलित कुछ लोग हमारे पास हैं और वो माओवादी भी है, मैं ये भी स्पष्ट करता हूँ। और मैं तो केवल त्योहार की बात कर रहा था कि वो बीज पंडूम जो वो जब फसल से पहले, उससे पहले जो त्योहार है, बीज लगाने से पहले देवी की वो पूजा करते हैं, फिर बीज लगाते हैं। जब ये एनकाउंटर हुआ, खेतों में ऑलरेडी फसल उग चुकी थी। अर्थात बीज पंडूम का त्योहार मनाने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। ऐसा मैंने बहुत लोगों से बातचीत में करने पे पाया। मैंने वैसे कोशिश की कि अपनी पुलिस की डायरी भी देखूँ, मैं देख नहीं पाया फिर से कि ये जाँच हम क्यों नहीं कर पाए कि बीज पंडूम का त्योहार जब इतना ही कॉमन है, मालूम है कि इसलिए मनाया जाता है और वो फ़ोटो कहाँ है? अगर उस समय के फ़ोटो मेरे पास होते कि फसल लगी कि नहीं लगी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत भी नहीं है जाँच की, कि वो तो फसल अगर लगी हुई है तो इसका मतलब वो त्योहार उस समय नहीं मनाया जा रहा था। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। मैं केवल बीज पंडूम को क्लियर कर रहा था जब मैं गया। मेरी जिज्ञासा थी ये जानने की कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसमें कई प्रकार की जाँच हो चुकी है, मुझे लगता है उस पे और ज़्यादा हम टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ऑपरेशंस में एंटी मास्ट ऑपरेशन में कोशिश हमेशा फोर्सेस की रहती है कि जो क्रॉस फायर में कोई दूसरा आदमी ना मरे, जो कोलैटरल डैमेज है, वो मिनिमम ना हो या मिनिमम हो। ये हमारा प्रयास रहता है, इतना मैं कहूँगा, क्योंकि कोई दूसरी इंटेंशन से ऑपरेशंस करने का हमको मालूम है कोई कोई फ़ायदा भी नहीं है और ना ही इस उद्देश्य से फोर्स ये अंदर जाती है। तो आई थिंक इस बात को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, इस ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।